Hello students, myself Shivangi Tripathi, Head and Assistant Professor, Department of Chemistry, JNL College, Khagol. Today I am going to deliver a lecture on alcohols which is useful for the BSc Part 1 Honours students. जैसा कि हमने अपने पुराने लेक्चर्स में बताया था, आज हम अपने इस लेक्चर का फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिनके पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो इस तरीके के डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में हम आज उसका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड देयर केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। जो सबसे सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट डाइहाइड्रिक अल्कोहल है वो हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है, जिसको हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है नॉमेनक्लेचर में। दिस इज एथिलीन ग्लाइकॉल, दिस इज विसिनल एथिलीन ग्लाइकॉल। अब क्लासिफिकेशन जो हमारे डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के हैं वो इसी बेसिक स्केलेटन ग्लाइकॉल पे बेस्ड होते हैं। अगर हमारे जो ग्लाइकॉल्स हैं, जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, उनके जो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो कार्बन नंबर 1 एंड 2 पे एडजेसेंटली प्लेस्ड हों, अगर वो एक दूसरे के जस्ट बगल में हैं तो उन्हें हम अल्फा ग्लाइकॉल्स कहते हैं। अगर यही दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे 1 एंड 3 पोजीशन पे हो तो इसे हम बीटा ग्लाइकॉल कहते हैं। और अगर यही दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे पास 1 एंड 4th पोजीशन पे हो तो उसे हम गामा ग्लाइकॉल कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप 1st एंड 5th पोजीशन पे होंगे तो उसे हम डेल्टा ग्लाइकॉल, उसके आगे ओमेगा ग्लाइकॉल, हम आगे उसमें बढ़ते जाएंगे। दैट मीन्स डाइहाइड्रिक अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को बेसिक स्केलेटन मान के किया गया है, जो कि हमारा ग्लाइकॉल है। जो ग्लाइकॉल है वो बेसिकली अल्फा ग्लाइकॉल है, जिसकी 1-2 पोजीशन, दैट मीन्स एडजेसेंट पोजीशन पे ही दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वही दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे 1-3 पोजीशन पे होंगे तो वो बीटा ग्लाइकॉल हो जाएगा, 1-4 पोजीशन पे होंगे तो गामा, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन इनका बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा जो हमें डिस्कस करना है वो है नॉमेनक्लेचर। हम अपने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एक से अधिक OH ग्रुप हो, यहाँ पे हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। तो इन द नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है तो जो एल्केन का नेम है उसके एंडिंग में से ई को हम रिमूव नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर आप इन केस में देखिए तो इसमें हमने इथेन पूरा पूरा लिया हुआ है, इसमें हमने साइक्लोब्यूटेन पूरा लिया हुआ है, नेक्स्ट केस में हमने पेंटेन पूरा पूरा लिया हुआ है, एंड लास्ट केस में हमने हेप्टेन पूरा पूरा लिया है। इसका लास्ट का ई हम रिप्लेस करके ऑल से चेंज नहीं कर रहे हैं। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा है तो प्रीफिक्स में जो हमारा सफिक्स है उसके प्रीफिक्स में हमें सबसे पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, जिस तरीके के भी हमारे जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप उसमें प्रेजेंट होंगे वो उसमें हमें ऐड करना होता है उनके नाम लिखते समय। तो अगर आइए हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास 1 एंड 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हम चाहे नंबरिंग इस कार्बन से करें चाहे हम नंबरिंग इस कार्बन से करें, दोनों ही केस में जो हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन 1 एंड 2 ही आएगी। तो हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1 एंड 2। दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो हमने डाई ऑल लिखा है, और हमारी कार्बन की चेन कितनी है, 2 कार्बन की, जो कि एथ वर्ड यूज किया जाएगा उसके लिए, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। दैट मीन्स इसका फुल नेम हुआ हमारा IUPAC का इथेन 1,2 डाइऑल। आप 1,2 इथेन डाइऑल भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हमारा बेसिक स्केलेटन क्या है, साइक्लोब्यूटेन रिंग। अब ये साइक्लोब्यूटेन रिंग में हमने दो OH ग्रुप 1-2 पोजीशन पे लिए हैं, दैट मीन्स ये अल्फा ग्लाइकॉल्स हैं हमारे। अब यहाँ पे जो हमारे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उनमें ध्यान दीजिए, एक को हमने बिलो द प्लेन
स्टीरियोकेमिस्ट्री में दिखाया है और एक को हमने अबव द प्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री में दिखाया है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिएक्शन डिटर्मिनेशन में, एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में। यहाँ पे हमने आपको शो किया है कि जो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप 1-2 पोजीशन पे हैं वो एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पे है। अगर दोनों ही OH ग्रुप अबव द प्लेन होते या दोनों ही OH ग्रुप आपके बिलो द प्लेन होते, देन इट विल बी द सिस कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे हमने लिया दो OH ग्रुप की पोजीशन कैसी हो गई, ट्रांस, वो किस पोजीशन पे है, 1 और 2। यहाँ पे नंबरिंग हम इस साइड से नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे जहाँ से हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। तो हमने OH के लिए दो OH हैं तो डाइऑल हो जाएगा, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें इसमें शो की गई है तो ट्रांस हो जाएगा। पोजीशन क्या है इनकी, 1 और 2, तो ट्रांस 1,2 डाइऑल है ये आपका। अब उसके बाद जो इसका पेरेंट स्ट्रक्चर है, जो इसका मेन स्केलेटन है, वो क्या है आपका, साइक्लोब्यूटेन रिंग है। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, ट्रांस 1,2 साइक्लोब्यूटेन डाइऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर हम कंसीडर करते हैं, चाहे हम नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करें चाहे हम नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करें, दोनों ही स्टेज में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को 2 पोजीशन मिलेगी और दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप को 4th पोजीशन मिलेगी। अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं 5 नंबर कार्बन की साइड से भी, तब भी अगर हम इसको नंबरिंग देंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। दैट मीन्स दोनों ही केस में हमें जो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन मिल रही है वो 2 और 4 पोजीशन पे मिल रही है। अब अगर हम इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा कैसा है, 2 पोजीशन पे OH है एंड 4 पोजीशन पे OH है। दैट मीन्स एक जो कार्बन नंबर 3 है हमारा उस पर OH ग्रुप नहीं है। दैट मीन्स ये किस तरीके का ग्लाइकॉल हुआ, बीटा ग्लाइकॉल, जिसमें हमारे जो दो OH ग्रुप हैं वो एक दूसरे से एक CH2 ग्रुप से रिप्लेस्ड हैं या डिफ्रेंशिएट्स हैं। यहाँ पे फिर हम आएंगे तो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं तो डाइऑल होगा, उनकी पोजीशन क्या है, 2 और 4। यहाँ हमने कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं शो की है, अगर हम शो कर देते तो सिस और ट्रांस हम उसके नाम के आगे ऐड करते। यहाँ कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं शो की तो 2,4 डाइऑल है हमारा। और टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है, तो इस पेरेंट स्केलेटन का स्ट्रक्चर हुआ पेंटेन। तो पूरा नाम हो गया इसका 2,4 पेंटेन डाइऑल। लास्ट एग्जाम्पल को हम कंसीडर करते हैं तो अगर आप नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे इस तरफ आप इस OH की तरफ से नंबरिंग करेंगे या इस OH की तरफ से नंबरिंग करेंगे, इस बात पर डिसाइड करता है कि अगर आपने कार्बन नंबर 7 से स्टार्ट किया तब आपका जो फर्स्ट OH ग्रुप पड़ रहा है वो कार्बन नंबर 2 पे पड़ रहा है, दैट मीन्स उसकी पोजीशन 2 है। और इधर से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पहली ही पोजीशन पे आपका OH ग्रुप पड़ जा रहा है। तो हम किस तरफ से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से। उसके बाद हमने नंबरिंग की है तो हमारी ये 7 कार्बन की चेन है, दैट मीन्स इसका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा वो हेप्टेन हो जाएगा क्योंकि सब सिंगल बॉन्डेड है। उसके बाद दो हमारे OH ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1 और 6, तो दिस इज 1,6 डाइऑल। यहाँ पे भी हमने सिस और ट्रांस नहीं दिखाया तो आपको कितनी चीजें मिल गई, हेप्टेन, 1,6 डाइऑल। अब बाकी क्या रह गया है हमारा, ये जो बीच में हमने आपको ब्रांच दिखाई हुई है, ये जो बीच में ब्रांच है हमारी वो 2 कार्बन की है, दैट मीन्स एथिल ग्रुप है। यहाँ पे भी एथिल ग्रुप है और नीचे की तरफ भी हमारा एथिल ग्रुप है जिसमें हमें 2 कार्बन की चेन दिख रही है। तो जो हमारी कार्बन की चेन होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं जो ब्रांच चेन होती है और उसकी एंडिंग YL से करते हैं। अगर एक कार्बन रहेगा तो मिथिल, 2 कार्बन है तो एथिल, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपिल, 4 कार्बन रहेंगे तो ब्यूटिल। इस तरीके से जो हमारे साइड चेन का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं उसके नाम में YL से एंडिंग करते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया हमारा, 3 पे हमारे 2 एथिल ब्रांचेस हैं तो 3,3 डाई एथिल, 2 एथिल ग्रुप है और दोनों की पोजीशन क्या है, 3 है, तो हम दोनों की पोजीशन शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक बार 3 लिख देंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 एथिल ग्रुप हैं तो हम दोनों की साइमल्टेनियस पोजीशन बताएंगे। तो 3,3 डाई एथिल, उसके बाद हमने क्या बताया था, 1,6 पे OH है तो 1,6 डाइऑल है और पूरी रिंग क्या है, पूरा स्केलेटन 7 कार्बन का है तो हेप्टेन है। तो हमने इसका पूरा नाम लिखा 3,3 डाई एथिल 1,6 हेप्टेन डाइऑल।
इस तरीके से आपके जैसे जैसे आपका कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाए, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। आपको बस ध्यान क्या देना है कि इसमें जो हमारा पेरेंट चेन है, जो रूट वर्ड जिसका नाम का लिखा जाएगा, उसके नाम की एंडिंग में से ई आपको रिप्लेस नहीं करना है। और अगर 2, 3, 4 इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, तो उनके आगे आपको डाई, ट्राई, टेट्रा ऐड करके उनका नाम लिखना है। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकॉल की। जो ग्लाइकॉल है हमारा, ये कलरलेस स्वीट सिरपी लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रिएक्शंस को फिजिबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट की तरीके से रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। जिस भी रिएक्शन में हमें बहुत हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करनी होती है, अगर किसी भी रिएक्शन को हमें बहुत हाई टेम्परेचर देकर उस रिएक्शन को फिजिबल कराना है, तो एज अ सॉल्वेंट हम उसमें ग्लाइकॉल का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि इसके पास 2 OH ग्रुप है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसलिए ये वाटर में आपका मिसिबल होता है। सिमिलरली ये इथेनॉल में भी मिसिबल होता है, बट ईथर में इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि ईथर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। और ये खुद में कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल। जबकि ईथर हमारा कैसा है? नॉन पोलर। तो ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, उसमें हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व नहीं होता है। शुरू में जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था केमिस्ट्री, तो उसमें बताते थे कि जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। बट फर्दर आगे बढ़ते जाने में भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी हो जाता है पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर मॉलिक्यूल, जो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो पोलर हैं, वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर हैं, वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होते हैं। तो ईथर या बेंजीन, ये सब हमारे नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो इसमें जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल है सच एज ग्लाइकॉल, वो उसमें डिजोल्व नहीं होता है। ग्लाइकॉल इज वेरी टॉक्सिक मटेरियल। अगर आप इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो मेथनॉल के कंजम्पशन से भी डेथ होती है ड्यू टू दे इट्स इंटरनल ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से ग्लाइकॉल भी अगर आपने कंज्यूम कर लिया, इट विल इक्वली टॉक्सिक एज लाइक मेथनॉल। इसका मैंने अभी ही आपको बताया था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको एज अ सॉल्वेंट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है, जिसमें भी हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और ये एक एंटी फ्रीज एजेंट की तरीके से भी यूज़ किया जाता है अदर कंट्रीज़ में, जहाँ पे बहुत कोल्ड रीजन होते हैं। जो बहुत कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ पे ये एज अ एंटी फ्रीज एजेंट की तरीके से कार्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जो हमारे ग्लाइकॉल्स हैं वो एल्कीन से प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ पे हमने पहला जो लिया है एग्जांपल एल्कीन में, वो इथाइलिन का लिया है। इथाइलिन से इसकी रिएक्शन, इथाइलिन में हमारा डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड में अगर हम किसी तरीके से 2 OH ग्रुप ऐड कर देंगे तो हमारा डाइऑल बन जाएगा। तो हमारी बात आती है कि इस पे हम 2 OH ग्रुप किस किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका हमने इसमें दिया है वो हमने लिया है विद बेयर रिएजेंट। यहाँ पे बेयर रिएजेंट के बारे में हम आपको लास्ट टर्न पे ही बता चुके हैं, डाइल्यूट KMnO4 या कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जो बेयर रिएजेंट है हमारा, वो क्या करता है, इसके दोनों कार्बन पे OH ग्रुप को ट्रांसफर करता है, और ये जो 2 OH ग्रुप आते हैं वो सेम साइड ही आते हैं, वो दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड नहीं आते। अगर पहला OH ग्रुप बिलो द प्लेन है तो दूसरा OH ग्रुप भी बिलो द प्लेन ही आएगा इन द केस ऑफ बेयर रिएजेंट। और अगर आपने बेयर रिएजेंट के अलावा अदर रिएजेंट्स यूज़ किए हैं तो उनके साथ आपका अलग तरीके का हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से आपको रिएक्शंस दी जाती हैं कि अगर आपको सिन ग्लाइकॉल ही बनाना है, आपको सिस ग्लाइकॉल ही बनाना है, तो आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे। तो आपको सिर्फ ये रिएजेंट लिख देने पे पूरे मार्क्स मिल जाने हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर आपको उससे सिन ग्लाइकॉल बनाना है, सिस ग्लाइकॉल बनाना है, दैट मीन्स सिन हाइड्रोक्सिलेशन करना है, तो कौन सा रिएजेंट आप यूज करेंगे, बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट दैट मीन्स डाइल्यूट KMnO4 या कोल्ड अल्कलाइन KMnO4।
अब दूसरा हमने बताया है कि अगर हमें एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करना हो, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स एक अगर आपका बिलो द प्लेन OH ग्रुप है तो दूसरा OH ग्रुप आपका अबव द प्लेन हो, या वाइस वर्सा कंडीशन हो। तो जब दो OH ग्रुप सेम प्लेन पे ना हो, ये मोर स्टेबल ग्लाइकॉल्स होंगे। अगर क्यों क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास हमारे लोन पेयर होता है और दोनों लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहाँ पे जो हमारे सिन हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू जो हमारे ग्लाइकॉल्स बने हैं, इनमें दोनों OH एक दूसरे के क्या हो गए हैं? पास पास आ गए हैं। पास पास आ जाने की वजह से ये इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल आपका स्टेबल नहीं रहेगा, ये बहुत आसानी से डिहाइड्रेट होंगे या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देके एक OH ग्रुप को यहाँ से निकालना चाहेगा। अब जो स्टेबल ग्लाइकॉल्स हैं वो कैसे होते हैं? जो एंटी ग्लाइकॉल्स होते हैं, दैट मीन्स जो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। उस एंटी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में जो सबसे अधिक यूज किया जाता है रिएजेंट वो है पर एसिड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने पर एसिड लिखा है, यहाँ गलती नहीं हुई है कि RC ट्रिपल बॉन्ड OH लिखा गया है। RCOOH is the carboxylic acid and per acid is RC OOH। जो ट्रिपल O है उसमें जो हमारा उसमें जो ट्रिपल O है, जो एक ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और वही सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड ही पर ऑक्साइड लिंकेज कहलाता है। तो हमारा यहाँ पे पर एसिड्स अगर हम लेते हैं तो वो आपका हमेशा एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं थ्रू इपॉक्साइड फॉर्मेशन। दिस इज इपॉक्साइड। यहाँ पे जो हमारा पर एसिड का एक एडिशनल ऑक्सीजन रहता है जो कि पर ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू जुड़ा रहता है, वो सबसे पहले जाके उस डबल बॉन्ड पे एक सिंगल O को ट्रांसफर कर देता है। दैट मीन्स आपका RCOOH निकल गया और जो एक एडिशनल O आपने लिया था वो आपका डबल बॉन्ड से आके जुड़ गया। जब ये आके जुड़ गया तो दिस कंपाउंड इज नोन एज इपॉक्साइड। अब जब ये इपॉक्साइड बन गया तो फिर हमें क्या चीज देखनी है? हमारे इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और रिएक्शन हम किससे करने जा रहे हैं? OH माइनस से। इसके पास भी लोन पेयर है एज वेल एज इस पे निगेटिव चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज आपका जब लेके आ रहा है, दैट मीन्स लोन पेयर या निगेटिव चार्ज जब ये लेके आ रहा है तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो दूसरे OH ग्रुप का जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, जो इपॉक्साइड का ऑक्सीजन है, उसे अपनी तरफ से आने नहीं देगा। वो उसको फोर्स करेगा कि वो दूसरी तरफ से घूम के आए, उसके अपोजिट डायरेक्शन से घूम के आए, जिससे कि रिपल्शन क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम करने के लिए ये OH माइनस आपका क्या करेगा? ये ऊपर की तरफ से अटैक करेगा और जो हमारी रिंग है वो नीचे की तरफ से ओपन हो जाएगी। तो आने वाला ग्रुप किधर से आया? अबव द प्लेन आया और जो हमारी इपॉक्साइड की रिंग ओपन होके इस कार्बन पे जो O माइनस गया वो बिलो द प्लेन की तरफ से गया। उल्टा भी हो सकता है, ये हमारा बिलो द प्लेन की तरफ से जाए और ये अबव द प्लेन की तरफ से खुले। मेन चीज होना क्या है? जो हमारी इपॉक्साइड रिंग का जो भी कन्फिग्रेशन बन गया है, उस कन्फिग्रेशन में इपॉक्साइड का जो ऑक्सीजन है अगर वो बिलो द प्लेन की तरफ आ गया है तो जो आने वाला नया ग्रुप होगा वो हमेशा अबव द प्लेन की तरफ से ही आएगा। दैट मीन्स हमेशा हमें एंटी हाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों OH ग्रुप सेम प्लेन पे नहीं होंगे, एक बिलो द प्लेन होगा तो एक अबव द प्लेन होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इसमें आपका जो रिएजेंट दिया जाता है, यहाँ हमने RC OOH लिखा है। सबसे अधिक जो रिएजेंट आपका यूज किया जाता है दैट इज MCPBA विच इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। आपके एग्जाम में मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड इतना बड़ा नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ एरो पे लिखा रहेगा MCPBA, दैट मीन्स मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। वो पर एसिड है तो उसके पास जो एक एडिशनल O है वो एल्कीन के साथ इपॉक्साइड बनाएगा और फर्दर OH माइनस उसकी ओपनिंग करके, रिंग ओपनिंग करके एंटी हाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट हमें दे देगा। दूसरी रिएक्शन है हमारी विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। यहाँ पे भी हमने क्या लिया हुआ है?
एल्कीन लिया हुआ है। एल्कीन के पास अभी MCPBA से हमारे पास एक ऑक्सीजन आया था और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन ही दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल। यहाँ पे हमने सिल्वर मेटल इसमें यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से MCPBA की रिएक्शन हुई थी, जो ऑक्सीजन आएगा वो इसके साथ इपॉक्साइड बना लेगा, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। ध्यान दीजिएगा, हमने इस ऑक्सीजन का कलर जो दिखाया है वही कलर यहाँ पे इपॉक्साइड के ऑक्सीजन का दिखाया है। दैट मीन्स जो ऑक्सीजन इंसर्ट हुआ डबल बॉन्ड में वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से इंसर्ट हुआ। उसके बाद हमने रिएक्शन कराई है इसकी वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl से। अब हमने डाइल्यूट HCl डाल के किया क्या है, किया हमने ये है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो बेटर रिंग ओपनर हो जाए, आसानी से रिंग को अपनी तरफ से खोल दे। उसके लिए हमने क्या कर दिया, इसमें डाइल्यूट HCl डाला। डाइल्यूट HCl डाला, इसको देखिए हमने ब्लू कलर से दिखाया है। तो जो HCl का H था वो किसके पास अटैक करेगा, हमारे ऑक्सीजन के पास, सॉरी ऑक्सीजन हमारा अटैक करेगा HCl के हाइड्रोजन के पास। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वही अटैक करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उस पे अटैक होता है, वो कभी भी अटैक करता नहीं है। तो यहाँ पे HCl था हमारे पास, एसिड था, H+ था। तो होता क्या है, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो सबसे पहले इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और Cl- हमारा यहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमारे पास ये प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड बनता है, जिसके पास जो ऑक्सीजन है वो एयर से आया है और जो हाइड्रोजन है वो गिवन एसिड से आया है। तो हमारे पास एक OH ग्रुप बन गया, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स हो गए। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड कैरी कर सकता है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन बहुत तेजी से इस रिंग को ओपन करने की कोशिश करेगा, जिससे कि इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। ये याद रखिए, जो भी हमारी नई स्पीशीज जुड़ती है वो रिमूव नहीं करती। यहाँ पे ऑक्सीजन अपने ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को कैसे हटा सकता है, या तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दे और या तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दे। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड अभी रिसेंटली बना है, जो भी नई चीज बनती है उसको हम पहले नहीं तोड़ते, जो हमारी पहले से बनी हुई चीजें होती है उसे हम पहले ब्रेक करते हैं। तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पहले बन गया था और बाद में हमारा O और H का बॉन्ड बना है। तो हम बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को हम पहले ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर है, वाटर में फिर हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये क्या करेगा, हमारे एक कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही इसने कार्बन पे अटैक किया, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी और ये तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड को तोड़ देगा। तो OH आप गौर से देखिए, जो H2O का OH जाएगा वो अबव द प्लेन अगर गया है, तो जो हमारा इपॉक्साइड का ऑक्सीजन है वो बिलो द प्लेन की तरफ खुल जा रहा है। तो फिर हमें कैसा मिला है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट मिला है। और इसमें आप ध्यान रखिए, हम अलग अलग कलर्स दिखाने का सिर्फ एक पर्पज है कि आपको मैकेनिज्म की एक एक चीजें समझ में आए कि कहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है, कहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, कहाँ से कौन से ग्रुप्स आ रहे हैं। ये क्लासरूम स्टडी में बहुत आसान रहता है, PPT बनाने में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ये मेहनत हमने इसलिए की है जिससे आपको एक एक चीज समझ में आए कि कहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, कहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है, कहाँ से कौन से ग्रुप आ रहे हैं, क्या प्रॉपर मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो एक OH ग्रुप आया वो हमारा वाटर मॉलिक्यूल से आया, और एक जो हमारा OH ग्रुप आया है वो ऑक्सीजन एयर से आया और हाइड्रोजन उसके एसिड से आया है। और हमें 2 OH ग्रुप एंटी पोजीशन पे मिले हैं, दैट मीन्स इट विल ऑल्सो गिव राइज द एंटी हाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमने रिएक्शन दिखाई है विद हाइपोक्लोरस एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइपोक्लोरस एसिड दैट मीन्स HOCl। HOCl में अब आपके पास ये OH माइनस Cl+ में टूटे या Cl माइनस OH+ पे टूटे, पहली कंडीशन यहीं पे आ जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए ये टूटेगा किस में, ये Cl+ में टूटेगा या Cl- में जाएगा। अब अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर बात करें तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हमारा क्लोरीन नहीं है, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन है। तो
फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, तो उस पर निगेटिव चार्ज बहुत आसानी से आएगा। ये पूछा जाता है कि आपका क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आएगा या OH पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो हाइपोक्लोरस एसिड जब आप लेंगे तो यहाँ OH पे माइनस चार्ज होगा और क्लोरीन पे प्लस चार्ज आएगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में होगा और क्लोरीन एज अ क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में यहाँ पे रहेगा। फिर क्या होगा हमारा, यहाँ डबल बॉन्ड पे एक तरफ हमारा क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड हमारा जाके डबल बॉन्ड खुद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये जाके हमारा क्लोरीन से रिएक्ट कर लेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है प्लस चार्ज होने की वजह से। तो एक कार्बन पे हमारा Cl ग्रुप आ जाएगा, हमारा पहले हमें इतना मॉलिक्यूल मिलेगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बाद में क्या होगा, OH माइनस हमारा निगेटिव चार्ज लेके इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देगा और OH ग्रुप हमारा अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने दिखाया है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस हमने यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट से की है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जो हमारा Cl है वो रिप्लेस हो जाएगा OH ग्रुप से। तो जो हमारा OH ग्रुप आ रहा है वो किससे आ रहा है, दूसरा OH ग्रुप हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट से मिल रहा है हमें, और ये जो OH ग्रुप आया हमारा वो सोडियम बाइकार्बोनेट से आया, जबकि OH ग्रुप आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड से आया है। उसके बाद हमने बताया ये जो क्लोरीन है वो NaCl के फॉर्म में निकल गया और कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट का जो CO3 था उसका एक ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप बनाने में आया और जो बचे 2 ऑक्सीजन थे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरीके से मॉलिक्यूल में से बाहर निकल गए। नेक्स्ट प्रिपरेशन है, अभी तक हमने जो प्रिपरेशन पढ़ी वो एल्कीन से पढ़ी और लास्ट प्रिपरेशन जो हम इसकी पढ़ेंगे फ्रॉम 1 to डाइब्रोमो एल्केन से। डाइब्रोमो एल्केन से हम जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो हम इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट या एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव के सॉल्ट से करते हैं, पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो Br है, 2 Br ग्रुप है, इसको हमें क्या कर देना है, 2 OH ग्रुप से रिप्लेस कर देना है। अभी आपने ऊपर वाली रिएक्शन में ही पढ़ा कि हम सोडियम का सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट लेके हमने क्लोरीन को रिप्लेस किया था OH से। तो जब हमें ब्रोमीन को रिप्लेस करना है तो हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है विद वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर लेके हमने क्या किया, जो CH2Br था, जो दोनों ब्रोमीन थे, उन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया है OH ग्रुप से और हमारा ग्लाइकॉल बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने नेक्स्ट रिएक्शन में हमने दिखाया है कि अगर हमारे पास डाइब्रोमो एल्केन है तो हम उसको एसिटिक एसिड के सॉल्ट से, पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट से रिएक्शन करा के पा सकते हैं। जो हम सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं या पोटेशियम सॉल्ट ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा मेटल है वो ब्रोमीन के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी शो करेगा। तो हमने 1 to डाइब्रोमो एल्केन में से जब हमें बनाना था तो हमने या तो सोडियम कार्बोनेट लिया है और या तो पोटेशियम का एसिडिक सॉल्ट लिया हुआ है। तो जो हमने पोटेशियम या सोडियम यूज़ किया है वो इसलिए किया है क्योंकि एफिनिटी इनकी ब्रोमीन के साथ बहुत ज़्यादा होती है। जब एफिनिटी ज़्यादा है तो इनकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी की वजह से ये जो ब्रोमीन है वो तुरंत उसको छोड़ के निकल जाएगा। तो मेन काम कौन करेगा, बचा हुआ ये वाटर। तो यहाँ पे भी मेन काम कौन कर रहा है, ये पोटेशियम निकल जाएगा और ये एसिटिक एसिड का एसिटेट ग्रुप हमारा मेन काम करेगा। तो मेन काम इसने क्या किया, ब्रोमीन को हटाया और एसिटेट ग्रुप हमारा दोनों कार्बन पे आके जुड़ गया। और एसिटेट ग्रुप को बहुत आसानी से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और ये आपका जो OH ग्रुप है वही हमें प्रोवाइड कर देता है और हमें अल्फा ग्लाइकॉल एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। आपको ये याद रखना है किसकी एफिनिटी किसके लिए है। पिछले टर्म पे हमने बताया था कि फॉस्फोरस एंड सल्फर की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रांग होती है। इसी तरीके से हेलोजेंस की एफिनिटी मेटल्स मोस्टली सोडियम एंड पोटेशियम के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी शो करते हैं। तो अगर हमें ब्रोमीन, क्लोरीन इन सबको हटाना है तो हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं, और अगर हमें सल्फर या फॉस्फोरस में से किसी चीज़ को हटाना है या ऑक्सीजन
हाइड्रोजन को हटाना है तो हम सल्फर और फास्फोरस के कंपाउंड्स का यूज करते हैं उस मॉलिक्यूल से उसको हटाने के लिए। जिसकी भी एफिनिटी ज्यादा है जिसके लिए, उस तरीके का अगर हम रिएजेंट यूज करते हैं तो हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को बहुत आसानी से पा सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाईऑल्स। तो केमिकल रिएक्शन में जो हमने फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस की है वो है देयर रिएक्शन विद मेटल, जिसमें हमने यूज किया है सोडियम। अब यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें पता है एसिड का, अल्कोहल का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है और एसिडिक होने की वजह से ये H+ आसानी से मॉलिक्यूल को छोड़ के निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने एक सोडियम लिया हुआ है, अगर हमने टेम्परेचर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, दैट मीन्स मॉडरेट टेम्परेचर अगर हमने लिया है, तब तो हमारे ग्लाइकॉल में से सिर्फ एक OH ग्रुप निकलता है, दूसरा OH ग्रुप इंटैक्ट रहता है। दैट मीन्स हमें मोनोसोडियम डेरिवेटिव मिलता है। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर को हाई कर दिया, दैट मीन्स 160 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि किसका कितना टेम्परेचर है, आपको बस ये याद रखना है कि लो टेम्परेचर मिनिमम टू 50s है। तो 50 टेम्परेचर से ऊपर अगर हम आपको एग्जाम में 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे दें या हीटिंग कंडीशन में दे दें तो आपको डाई सोडियम का सॉल्ट वहां पे बनाना रहेगा। तो लो टेम्परेचर पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसमें से केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और आपको मोनोसोडियम डेरिवेटिव ऑफ ग्लाइकॉल मिलेगा, और हाई टेम्परेचर पे आपके दोनों हाइड्रोजन उसमें से रिप्लेस होंगे और आपको डाई सोडियम ग्लाइकॉल का सॉल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है आपकी विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन अब हमारा क्या करेगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रिएक्शन। अगर हमने 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे की है तो हमारा यहाँ जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जो क्लोरीन है वो OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो अगर हमने 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन की है तो सिर्फ एक ही OH ग्रुप रिप्लेस होगा फ्रॉम द ग्लाइकोल मॉलिक्यूल, और अगर हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये रिएक्शन की है तो हमारे दोनों OH ग्रुप इस क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। दैट मीन्स हमें या तो मोनोक्लोरोग्लाइकॉल मिलेगा और या तो हमें डाइक्लोरोएल्केन मिलेगा। तो विद सोडियम हो या विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, इसमें हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन पे ध्यान देना है। एट द लोअर टेम्परेचर सोडियम विल फॉर्म monosodium salt, while at high temperature it will form disodium salt. Similarly, in the case of hydrochloric acid, substitution reaction will take place, and at lower temperature, that is 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा HCl मोनो सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। मोनो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये मोनोक्लोरो ग्लाइकॉल बनाएगा, और अगर हमने हाई टेम्परेचर लिया है तो दोनों OH ग्रुप आपके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और हमें डाइक्लोरोएल्केन कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है विद फॉस्फोरस हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें से आपकी ये वाली आपकी एग्जाम में पूछी जाती है कि बाई प्रोडक्ट आपका इस रिएक्शन का क्या होगा। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं आपकी फॉस्फोरस हैलाइड से, दैट मीन्स अगर वो फॉस्फोरस हैलाइड हमने PbR3 यूज़ किया है या PCl3 यूज़ किया है, दैट मीन्स फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड या फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड अगर हम यूज़ करते हैं तब तो हमें डाईब्रोमो डेरिवेटिव्स ही मिलते हैं। तो अगर हमने ग्लाइकॉल की रिएक्शन कराई हुई है PCl3 से या PbR3 से तो हमें डाई हैलाइड कंपाउंड्स मिलते हैं। बट अगर हमने इसकी रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड से करा दी है तो हमें जो डाई आयोडाइड कंपाउंड मिलता है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और ये तुरंत आयोडीन मॉलिक्यूल को इसमें से निकाल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ग्लाइकॉल की रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड से पूछी जाती है कि इसके थ्रू इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अगर आपने फॉस्फोरस हैलाइड में फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड या ट्राईब्रोमाइड लिया हुआ है तब तो आपके डाई
हैलाइड कंपाउंड्स बनेंगे। बट अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन, ग्लाइकॉल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड से कराई है, तो जो हमारा डाई आयोडाइड कंपाउंड बनता है वो हाईली अनस्टेबल होने की वजह से अपने आप तुरंत ही उसमें से आयोडीन मॉलिक्यूल को निकाल देता है। दोनों में से आयोडीन निकल जाता है, एक आयोडीन प्लस के फॉर्म में, एक आयोडीन माइनस के फॉर्म में, और दोनों मिलके I2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है इस केस में वो एल्कीन होता है। तो एल्कीन की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। जब हम एल्कीन एज अ चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे वहाँ पे भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में ये ग्लाइकॉल विद फॉस्फोरस ट्राईआयोडाइड यूज़ किया जाता है टू सिंथेसाइज एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यू शुड रिमेंबर कि अगर आयोडीन है, आयोडाइड है, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड है, तो हमारा डाई हेलो कंपाउंड नहीं बनेगा, बल्कि एल्कीन एज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है इनकी विद कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने थोड़ा से या लेस अमाउंट में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका मोनोकार्बोक्सिलिक ग्लाइकॉल का मोनोकार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव बनाएगा। और अगर हमने एसिटिक एसिड को एक्सेस में ले लिया है, ज़्यादा मात्रा में ले लिया है, तो हमें डाई कंपाउंड, डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलेगा। ये रिएक्शन हम आपकी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके की रिएक्शन को हम एसिटिलाइजेशन कहते हैं या एस्टरिफिकेशन कहते हैं। और आपको हमने इसकी मैकेनिज्म लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्कस की थी और मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म हमने दोबारा से इसीलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं की है। अगर आपको इसकी मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आए, इसके प्रोडक्ट समझने में प्रॉब्लम आए, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाइए। उस लेक्चर में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन या एसिटिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा जो एसिड होता है, देखने से लगता है कि H+ किसका निकलेगा, एसिड का निकलेगा, एंड OH- हमारा निकलेगा अल्कोहल में से। बट एक्चुअल केस में हमारे पास होता क्या है, जो हमारा एसिड है वो OH निकालता है और जो अल्कोहल है हमारा वो H निकालता है। तो इसका जो कलर दिखाया है हमने वो उसी बेसिस पे दिखाया है। आपको याद रखना होगा, इसकी मैकेनिज्म के थ्रू आप ज़रूर प्रोसीड कीजिए, आपको पता चलेगा कि OH ग्रुप हमने यहाँ पे जो निकाला है वो एसिड से निकाला है, और जो H हमने निकाला है वो अल्कोहल में से निकाला है। कलर्स के थ्रू हमने आपको दिखाया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। और इस ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है टेरेलीन एज अ पॉलीमर बनाने में। होता क्या है, हमारा ग्लाइकॉल के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स की अगर हम टेरेथैलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, विच इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन दोनों में कपलिंग रिएक्शन होती है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, और सिंपल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू ये आपस में जुड़ जाते हैं। और नंबर ऑफ इस तरीके की रिंग आपकी इसमें जुड़ती है, जो कि हमें टेरेलीन एज अ सिंथेटिक पॉलीमर प्रोवाइड करती है। ये सिंथेटिक पॉलीमर की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछा जाता है कि टेरेलीन आपका किस रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है या उसके सबस्ट्रेट्स क्या हैं, तो ग्लाइकॉल एंड टेरेथिलिक एसिड की रिएक्शन के थ्रू हम टेरेलीन एज अ पॉलीमर प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन है, ये यूज़ की जाती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एसिडिक ग्रुप। उसी तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ की रिएक्शन के थ्रू जो हमारा एसिटल या कीटल बनता है, ये रिएक्शन यूज़ की जाती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दैट मीन्स OH ग्रुप हमारे दोनों ग्रुप्स को, एसिड ग्रुप को एंड कार्बोनिल ग्रुप, दोनों ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर उसने एसिड ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिएक्शन यूज होती है उसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, और जो कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए रिएक्शन होती है उसे हम एसिटिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अगर एल्डिहाइड के साथ हम डाइऑल की रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एसिटल कहते हैं। जबकि अगर हमने कीटोन के साथ वही रिएक्शन कराई है
तो उसको बनने वाले प्रोडक्ट को हम कीटल कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लिया है, एक कार्बन से R ग्रुप जुड़ा है, दूसरे से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसने जब डाइऑल से रिएक्शन की, ग्लाइकॉल से रिएक्शन की, तो सिंपल आपका हो क्या रहा है, ये पूरा मॉलिक्यूल में से सिर्फ हमारा हाइड्रोजन हट जा रहा है। यहाँ से हमारा हाइड्रोजन हटा और यहाँ से हमारा कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हटा। ग्लाइकॉल के दोनों हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल के दोनों ऑक्सीजन, और ये जो ग्लाइकॉल का ऑक्सीजन है वो कार्बन से जाके जुड़ गया है। यही हमारे इस प्रोडक्ट में हो रहा है। आप गौर से देखिए, सिर्फ ग्लाइकॉल के दोनों हाइड्रोजन हट गए हैं जो यहाँ H था, और वो दोनों हाइड्रोजन अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल बना के कार्बोनिल ऑक्सीजन को लेके गए हैं। ये कार्बोनिल ऑक्सीजन हमारा यहाँ से निकल गया है, और कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप का था वो ग्लाइकॉल के दोनों ओ ग्रुप से जाके इंटैक्ट होके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर देता है जिसे कि हम एसिटल कहते हैं। और यही केस जब हमारा कीटोन के केस में हो, दैट मीन्स कार्बन से हमने दोनों तरफ R ग्रुप बनाए हैं, तब फिर यही रिएक्शन होती है, दोनों हाइड्रोजन ग्लाइकॉल के और ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप का वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है हमारा साइक्लिक उसको हम कीटल कहते हैं, क्योंकि ये कीटोन के थ्रू बना है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होती है कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए। तो प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन एक साथ होता है। पहले हम किसी को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर हम रिएक्शन कराते हैं, और जब रिएक्शन हमारी डिजायर्ड हो जाती है तो हम उस मॉलिक्यूल को डी प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो डी प्रोटेक्ट करना मीन्स उस ग्रुप का अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाना। तो पर आयोडेट HiO4, दिस इज अ पर आयोडिक एसिड, तो मेटा पर आयोडिक एसिड स्पेशली। तो जब हम HiO4 से इस मॉलिक्यूल को ट्रीट करते हैं, चाहे वो एसिटल हो चाहे वो कीटल हो, तो वो अपने पेरेंट कंपाउंड्स में टूट जाते हैं, दैट मीन्स ग्लाइकॉल एंड कीटोन में टूट जाते हैं। तो अगर हमें कोई भी रिएक्शन करानी होती है, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन का यूज यही है कि अगर हम ऐसे रिएक्शन कराना चाह रहे हैं जिसमें जो लीस्ट रिएक्टिव ग्रुप हो वो रिएक्ट कर जाए और मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप बैठा रह जाए, दैट मीन्स हम एक ऐसा पेपर बनाना चाह रहे हैं, हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं जिसमें जो आपके क्लासरूम में मान लीजिए एक बहुत ही लो स्टूडेंट है जिसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही और एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, और हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा हो जो हमारा लीस्ट ब्राइट स्टूडेंट उसको सॉल्व कर ले जाए, जबकि मोस्ट ब्राइट स्टूडेंट सॉल्व ना कर पाए। तो ऐसा हम किसके थ्रू कर सकते हैं, या तो हम बहुत सेलेक्टिव हो जाएं और या तो हम उसको प्रोटेक्ट कर दें। दैट मीन्स जो हमारा ब्राइट स्टूडेंट है उसको हमने क्वेश्चन ही नहीं बताया। अगर हमने उसको क्वेश्चन ही नहीं बताया तो जब उसको क्वेश्चन ही नहीं पता तो वो उसको सॉल्व कैसे करेगा। तो जो सॉल्व करेगा वो कौन सा होगा, जो लीस्ट ब्राइट स्टूडेंट हमारा वहां पे होगा। तो प्रोटेक्शन यही करता है कि मोर रिएक्टिव स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर देता है, जिससे कि हमारी लीस्ट रिएक्टिव स्पीशीज उस कंपाउंड में से रिएक्ट कर जाए, और जैसे ही वो रिएक्ट कर जाए, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाए, तो उसके बाद हम उसको डी प्रोटेक्ट कर देते हैं कि अब वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाए। तो विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड विद कार्बोनिल कंपाउंड्स जो ग्लाइकॉल्स की रिएक्शन है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड कार्बोनिल कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी नाइट्रिक एसिड के साथ। विद नाइट्रिक एसिड, विद पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, या विद लेड एसीटेट और पर आयोडिक एसिड, ये सारे रिएजेंट्स हमारे एक ही रिएक्शन देते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स जो अल्कोहल है उसका एल्डिहाइड में या एसिड में कन्वर्ट हो जाना। जो OH ग्रुप है वो या तो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन में चला जाए और या तो वो हमारा एसिड में चला जाए, यही आपका उसके ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट हो सकता है। तो चाहे हम रिएक्शन करें नाइट्रिक एसिड से, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट से, या लेड एसीटेट या पर आयोडिक एसिड से, हमारे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, बट जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नाइट्रिक एसिड एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, ये अलग अलग तरीके से जो हमारा अल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज करता है।
मान लीजिए इसमें से हमने ग्लाइकॉल लिया, ग्लाइकॉल जो हमारा डाइऑल है, हमने नाइट्रिक एसिड का कुछ अमाउंट लिया, थोड़ा सा अमाउंट लिया, तो इसने सिर्फ एक कार्बन को ऑक्सीडाइज किया, दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं किया। तो हमारे पास एक जो अल्कोहल था CH2OH, वो तो CHO में कन्वर्ट हो गया, लेकिन दूसरा हमारा CH2OH एज सच उसमें बचा रह गया। तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। अब ये ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड को अगर हम दोबारा से HNO3 से ट्रीट कर दें, नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कर दें, तो ये क्या करता है, हमारा एक एल्डिहाइडिक ग्रुप तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, जो बचा हुआ दूसरा एल्कोहलिक ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, जो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। तो दो CHO ग्रुप अगर हो तो ऐसे कंपाउंड को हम ग्लाइऑक्सिल कहते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है वो हमारा इस CH2OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज ना करे, इसके पास तो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है ना, ये CH2OH को वहीं छोड़ दे, जबकि CHO को उसके आगे तक ऑक्सीडाइज कर दे, दैट मीन्स COOH में कन्वर्ट कर दे। अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से एसिड तक आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है। दैट मीन्स जो हमारा ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड बन रहा है वो हमारा दो तरीके से ऑक्सीडाइज हो सकता है विद द नाइट्रिक एसिड, या तो उसके एल्डिहाइडिक ग्रुप का ही दोबारा से ऑक्सीडेशन होके हमें ग्लाइकोलिक एसिड मिल जाए, और या तो दूसरे अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होके हमें ग्लाइऑक्सिल एज अ प्रोडक्ट मिल जाए। अब अगर हमारा ग्लाइकोलिक एसिड बना है, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ग्लाइकोलिक एसिड का फिर से HNO3 से ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमें ऑक्सैलिक एसिड मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे जो हमारा CH2OH यहाँ थोड़ा उल्टा बन गया है, ग्लाइऑक्सैलिक ही बना है, बट हुआ क्या है, ये जो हमारा CH2OH है ये हमने ऊपर दिखाया है, ये इस CHO में कन्वर्ट होता है, और जो हमारा COOH ग्रुप है वो एज सच इंटैक्ट रह जाता है। तो हमें इसको सीधा बनाना चाहिए था, वो उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि अगर हमने इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो जो हमारा CH2OH है, अल्कोहलिक ग्रुप है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा CHO में, और जो COH है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये CO2 में अभी नहीं होगा। CO2 में ये जब मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज करते हैं तो गैस के फॉर्म में बन के निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारा COH ग्रुप एज सच नॉन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहा, उसी जितना ऑक्सीडेशन था वहीं पे रुक गया, और जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप था वो दोबारा से एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। दूसरा हो सकता क्या था, हमारे पास दूसरी स्पीशीज थी ग्लाइऑक्सिल, इसमें हमारे पास एक CHO ग्रुप था और दूसरा CHO ग्रुप था, हमने HNO3 से ट्रीट किया, तो एक CHO ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में, और दूसरा CHO ग्रुप ऐसे ही रह गया। अगर एक ही CHO ग्रुप ग्लाइऑक्सिल का ऑक्सीडाइज हुआ है एसिड में, तो इस तरीके के एसिड को हम ग्लाइऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। एंड फाइनली इसका जो लास्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अब ये जो COOH है ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन ये एल्डिहाइडिक वाला ग्रुप हमारा फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, तो हमें ऑक्सैलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिल सकता है। तो विद नाइट्रिक एसिड हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं ग्लाइकॉल से। अगर उसका एक OH ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है तो ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, फिर दोनों OH ग्रुप अगर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ग्लाइऑक्सिल, लेकिन अगर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप ही फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हमें ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है, फर्दर ऑक्सीडेशन से ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, एंड फाइनल ऑक्सीडेशन से हमें ऑक्सैलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। तो नाइट्रिक एसिड से हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इसलिए इसकी सेलेक्टिविटी नहीं है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकता है। नेक्स्ट है हमारा विद पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके थ्रू हम डायरेक्ट इसको एसिड तक ले जाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये करता क्या है, हमारे मॉलिक्यूल को बीच से ब्रेक कर देता है। यहाँ पे हम ऑक्सैलिक एसिड तक ही गए थे, नाइट्रिक एसिड के साथ हम ऑक्सैलिक एसिड तक ही गए थे, उसने मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं किया था, लेकिन इन द केस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा पहले वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है एसिड तक COOH तक, और दूसरे वाले कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होता है COOH तक, और बाद में इन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और हमें दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड मिलते हैं, विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड। लास्ट है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में विद लेड एसीटेट या
पर आयोडिक एसिड, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अलग अलग रिएजेंट्स के थ्रू पूछा जा सकता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, या प्रोडक्ट दे के पूछा जा सकता है कि क्या रिएजेंट इसमें यूज हुआ होगा। अगर हमने लेड एसीटेट लिया है या पर आयोडिक एसिड लिया हुआ है तो हमारा इसमें यहाँ पे भी मॉलिक्यूल दो भागों में टूट जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एजेंट्स हैं। लेकिन इन द केस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट ये फाइनल ऑक्सीडेशन तक जाते हैं, दैट मीन्स फॉर्मिक एसिड तक जाते हैं। जबकि इन द केस ऑफ लेड एसीटेट और पर आयोडिक एसिड ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन तक जाते हैं और फॉर्मल्डिहाइड बनाकर रोक देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड फर्दर आपका एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपकी। नाइट्रिक एसिड के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट, दैट मीन्स सेलेक्टिविटी कम, विद पोटेशियम परमैंगनेट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, कार्बन कार्बन की चेन भी टूट जाएगी और फाइनल लेवल तक ऑक्सीडेशन होगा, दैट मीन्स हमें फॉर्मिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। एंड विद लेड एसीटेट और पर आयोडिक एसिड हमें जो ऑक्सीडेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन कार्बन की चेन ब्रेक होगी, बट वो आपका फाइनल ऑक्सीडेशन तक नहीं आएगा, वो आपका कार्बोनिल पर रुक जाएगा, दैट मीन्स हमें फॉर्मल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इनकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इन सारी रिएक्शंस में जो हमने डिफरेंट रिएजेंट लिए हैं, वेदर इट इज जिंक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड या ऑन हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, हमारा प्रोडक्ट कैसे बनना है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। सिंपल डिहाइड्रेशन होना है। जिंक क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एल्यूमिनियम का अगर क्लोराइड ले लें या जिंक क्लोराइड ले लें, AlCl3 या ZnCl3, उसके साथ अगर हम हीटिंग करते हैं तो OH ग्रुप आपका डिहाइड्रेट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, एक मान लीजिए OH यहाँ से निकला तो एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ से निकल गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3CHO। हमारे पास पूरी मैकेनिज्म के थ्रू हम इसमें जाते हैं। होता क्या है, दो OH ग्रुप निकलते हैं और ये दो OH ग्रुप हमारे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है और फिर उसके बाद यहाँ से OH ग्रुप वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में कार्बन की चेन ब्रेक नहीं होती है, सिर्फ हमारा वाटर निकलता है। दो कार्बन की चेन है तो हमारे प्रोडक्ट में भी दो कार्बन की चेन है। और यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था तो ये कन्वर्ट किस में हुआ है? एल्डिहाइड में। अगर हमारे पास सेकेंडरी टाइप के अल्कोहल्स होते तो वो कीटोन में कन्वर्ट होता। तो इन विद जिंक क्लोराइड डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो हमारा एसिटल्डिहाइड होता है। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारा दो मॉलिक्यूल आपस में डिहाइड्रेट होते हैं। दो मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होके इन दोनों की आपस में कपलिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए इसका H निकल रहा है तो इसका OH ग्रुप निकलेगा। अब इसका अगर H निकल चुका है तो अब इधर तरफ इसका क्या निकलेगा? OH ग्रुप निकलेगा और इधर से इसका H ग्रुप निकलेगा और इन दोनों का आपस में बॉन्ड बन जाएगा। तो वही साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है जो कि स्टेबल होता है विद सल्फ्यूरिक एसिड। एक मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन नहीं होता, दो मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन होता है और हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है। जबकि केवल अगर हम इसकी हीटिंग कर देते हैं तो हमें इपॉक्साइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। अगर हमने कोई कैटलिस्ट नहीं लिया, सिर्फ हीटिंग कर दी है तो इसमें से भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH ग्रुप और ये ऑक्सीजन दूसरे CH2 ग्रुप से जाके बॉन्ड बना लेता है। तो विद जिंक क्लोराइड इसकी जो रिएक्शन है वो हमें एल्डिहाइड प्रोडक्ट दे रही है, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट दे रही है विद ओनली वन मॉलिक्यूल। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड में हमारा क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल आपके डिहाइड्रेट हो रहे हैं और एक साइक्लिक डाई ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि इन द एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट हम सिंपली अगर ग्लाइकॉल को हीट कर देते हैं तो हमें इपॉक्साइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। इसी के साथ हमारी जो रिएक्शंस हैं वो खत्म होती है एंड फाइनल पे हमारा यूजेस ऑफ ग्लाइकॉल। जो ग्लाइकॉल है हमारा इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हमने आपको शुरू में ही बताया। इट इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज एजेंट इन कार रेडिएटर्स इन कोल्ड कंट्रीज। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से ये एज अ एंटी फ्रीज रिएजेंट की तरीके से यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोलिक बेल्ट, प्रिंटिंग इंक बॉल, पेन इंक्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स हाई विस्कोसिटी।
इसका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला हमने बताया है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई विस्कोसिटी की वजह से ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरीके से यूज़ किया जाता है। ये टेरेलिन के पॉलीमर की तरीके टेरेलिन के सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ डाईऑक्सेन में यूज़ किया जाता है, एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन्स में एज अ कूलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, एक्सप्लोजिव के तौर पे भी यूज़ किया जाता है इन इट्स डाई नाइट्रेट फॉर्म। विदाउट डाई नाइट्रेट फॉर्म नहीं, जो OH ग्रुप हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में चले जाते हैं, तो इन इट्स डाई नाइट्रेट फॉर्म इट कैन बी यूज्ड एज अ एक्सप्लोजिव। एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल है जो कि हमारा एक सॉल्वेंट की तरीके से यूज़ किया जाता है। ये पॉलीमर है जो यूज़ किया जाता है सिंथेसिस ऑफ डेक्रॉन में, फोटोग्राफिक फिल्म्स में एंड कैसेट टेप में। इसके अलावा इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसकी खोज हुई थी, तो बहुत बड़ी रिएक्शन थी वो है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ एज अ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। बहुत सी रिएक्शंस अभी आपने पढ़ी बैक में जिसमें हमने आपको दिखाया कि KMnO4 हमने ट्रीट कर दिया अल्कोहल के साथ। KMnO4 क्या है? हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लाइकॉल से मिक्स ही कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक मिक्सचर में डिजोल्व होंगे एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक मिक्सचर में डिजोल्व होंगे या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। तो वो रिएक्शन होने के लिए पहला काम क्या है? दोनों को आपस में मिसिबल होना चाहिए। और ये मिसिबल करने का काम कैसे करेगा? दैट मीन्स उन दोनों को कभी भी तेल और पानी आपस में मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर हमें तेल का कोई पार्टिकल उठा के पानी में लेके जाना है या पानी का कोई पार्टिकल उठाकर तेल में लेके आना है, तो हमें करना क्या होगा? कोई एक ऐसा एजेंट हो वो पानी में से उठा के तेल में ले जाए या तेल में से उठा के पानी में ले जाए उस डिजायर्ड पार्टिकल को। तो जो ग्लाइकॉल है उसमें स्पेशली पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, इसे हम पेग कहते हैं, पी पॉली से पी, एथिलीन का ई एंड ग्लाइकॉल का जी। पेग जो है हमारा पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है। ये एक फेज में से, दोनों फेज में ये आपका डिसॉल्व हो सकता है। ये ऑर्गेनिक फेज में से हमारा कंपाउंड को उठा के इनऑर्गेनिक फेज में और इनऑर्गेनिक फेज में से कंपाउंड को उठा के ऑर्गेनिक फेज में ट्रांसफर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी और इस पर नोबेल प्राइज भी मिला है। तो polyethylene glycols are used as a phase transfer catalyst, which is most important use of glycol in the organic synthesis। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट रन पे हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और एंड करेंगे विद ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। टिल देन पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप उसमें से पढ़िए, जो प्रॉब्लम आए डिस्कस कीजिए। अदरवाइज क्लासरूम में हम जब अवेलेबल हैं आप आइए, वहाँ पे हमसे पूछिए, यहाँ कमेंट में पूछिए, लेकिन इस पूरे पीरियड में आप इसको पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर डिस्कस कीजिए। टिल देन स्टडी एंड गुड बाय।